हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो कवर किया था। फंक्शंस ऑफ ब्लड में हमने देखा कि ब्लड के क्या क्या काम होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है, जिसमें ऑक्सीजन को ब्लड जो है वो कैरी करता है, हमारे बॉडी के सारे सेल्स के पास पहुंचाता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है लंग्स में और उसे हम एक्सहेल करते हैं, बाहर फेंकते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड करता है। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे यो यूरिन है, ठीक है, तो यूरिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन वाले, उनको ब्लड से निकालते हैं और किडनी के पास लेके आता है एक्सक्रीशन के लिए, उसका काम। उसके बाद प्रोटेक्शन, अगर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया तो उस हार्मफुल पार्टिकल को मारने के लिए जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी ब्लड के अंदर होती है। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो ज़रूरी एंजाइम्स और हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और उसके बाद हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी हमारे ब्लड का ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हमें देखना है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स लाइक एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। देखो, हर एक इंसान का ब्लड ग्रुप आप देख सकते हो। देखो, अपने ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो अपने मम्मी या पापा, इन दोनों के ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। मतलब उनके ब्लड ग्रुप पे डिपेंड होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो किससे डिसाइड होते हैं? हमारे प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है, जैसे एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन्स लाइक एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। देर आर फोर मेन ग्रुप्स। हमारे 4 मेन ग्रुप्स है, ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है। आपको अगर आप किसी को भी पूछोगे तो आपको बोलेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, या फिर कोई बोलेगा मेरा ब्लड ग्रुप ओ है ना। बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, कभी कभी निगेटिव भी बोला जाता है, ठीक है। तो 4 मेन ग्रुप्स हैं और उसके अंदर 2 आर एच निगेटिव, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स, एक आर एच निगेटिव या फिर आर एच पॉजिटिव, ठीक है। मतलब टोटल 4 ग्रुप्स है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ। अब ए के अंदर भी 2 है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप्स है, ठीक है। तो 4 मेन ग्रुप्स कौन कौन से? ए बी और ओ। और उसके बाद फिर हर ग्रुप के अंदर ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ऐसे 4 उसके अंदर और आते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसे टोटल करके कितने ब्लड ग्रुप्स हैं? टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, उसके बाद बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। तो ऐसे टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ओके, ब्लड डोनेशन। इफ़ अ पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, देखो कभी किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो उसकी ब्लीडिंग होती है ना, उसको जख्म होते हैं, वाउंड्स होते हैं और वाउंड्स की वजह से ब्लीडिंग होता है। मेनी टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग द सर्जिकल ऑपरेशन। और कभी कभी किसी का ऑपरेशन करना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। किसी के बॉडी के अंदर ब्लड कम होने वाला है तो उसको बॉडी बाहर से ब्लड अंदर भरना पड़ता है। सिमिलरली ब्लड इज़ ट्रांसफ्यूज्ड इन केस ऑफ पेशेंट्स ऑफ एनीमिया, थैलासेमिया, कैंसर टू। कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे एनीमिया हुआ है या फिर थैलासेमिया हुआ है या फिर कैंसर हुआ है, तो उनके बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करना पड़ता है? उनके अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, ट्रांसफ्यूज़, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं उसे। अगर हम बाहर से, डॉक्टर अगर बाहर से किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड को अंदर डाल रहे हैं तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या रीजंस होते हैं? तो पहला रीज़न क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का?
person meets an accident, अगर वो एक्सीडेंट हुआ उसका, इफ पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ तो ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग की वजह से उसे ब्लड देना पड़ता है। कभी कभी ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन, अगर किसी का कोई ऑपरेशन करना है, डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि ब्लड की ज़रूरत होगी आपको, तो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए अंदर भी ब्लड देना ज़रूरी होता है। और कभी कभी कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एनीमिया हुआ, थैलासेमिया, कैंसर, ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी ब्लड को क्या करना पड़ता है, ब्लड देना पड़ता है, उनके बॉडी के अंदर ब्लड छोड़ना पड़ता है ताकि उनके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी ना हो, ठीक है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसी को बोला जाता है, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट टू compensate the blood shortage in body and this is called as blood transfusion। तो blood transfusion मतलब क्या होता है, blood transfusion is transfer of blood, ठीक है, ठीक है, transfer of blood to compensate the blood shortage in body of a person is called as blood transfusion। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख के देता हूँ। एक्सटर्नल ब्लड ट्रांसफर टू compensate the blood shortage in body is called blood transfusion। व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर पूछा तो आपको लिखना है एक्सटर्नल ब्लड ट्रांसफ़र जो कंपनसेट करता है ब्लड शॉर्टेज को बॉडी के अंदर के, उसे बोला जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बुक के अंदर तो नहीं दिया डेफिनेशन, तो हम यहाँ पे लिख के दिया है मैंने डेफिनेशन। तो एक्सटर्नल ब्लड ट्रांसफ़र, ठीक है, बाहर से अगर किसी बॉडी पर्सन के बॉडी के अंदर अगर ब्लड को देते हैं डॉक्टर्स, अगर ब्लड के अंदर डॉक्टर अगर किसी के बॉडी के अंदर ब्लड भर रहे हैं बाहर से, तो उसे बोला जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो इसको आपको लिख के लेना है। ओके, फ्रॉम वेयर द ब्लड इज सप्लाइड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी ये सवाल उठता है कि ठीक है, डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स की बॉडी के अंदर ब्लड को भरते हैं, लेकिन ये ब्लड आता कहाँ से? तो उसके लिए जैसे पैसे रखने के लिए बैंक्स होते हैं, वैसे ब्लड को रखने के लिए भी क्या होते हैं, ब्लड बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड इज कलेक्टेड इन ब्लड बैंक बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम द हेल्दी पर्सनस एंड सप्लाइड टू नीडफुल पर्सन। तो देखो, जो हेल्दी पर्सन है वो क्या करता है, ब्लड बैंक में जाता है और वो अपने ब्लड को डोनेट करता है, ठीक है, वो ब्लड को क्या करता है, डोनेट करता है, और ताकि किसी ज़रूरतमंद पेशेंट को वो ब्लड मिल सके। तो हेल्दी पर्सन ब्लड बैंक जाएगा और ब्लड डोनेट करेगा और फिर वो किसी ज़रूरी पेशेंट को ब्लड मिल सकता है वहाँ से। इफ़ द कलेक्टेड ब्लड इज़ नॉट टू बी यूज्ड इमीडिएटली, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सम डेज इन अ रेफ्रिजरेटर। अगर ब्लड को ज़्यादा मतलब यूज़ अभी बहुत सारा ब्लड जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, और उसको अभी यूज़ करने के लिए अभी पेशेंट्स कम है, तो ब्लड ख़राब ना हो इसलिए उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। अब जो ब्लड देने वाला होता है, ठीक है, उसे ब्लड डोनर बोलते हैं, ठीक है। ब्लड डोनर मतलब कोई हेल्दी पर्सन जो डोनेट करेगा ब्लड को, ठीक है। तो पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज रिफर्ड एज ब्लड डोनर। जो ब्लड को देता है उसे ब्लड डोनर बोला जाता है, ठीक है। ब्लड रिसिपेंट कौन है? ब्लड रिसिपेंट मतलब जो ब्लड रिसीव करेगा, पेशेंट, ठीक है, कोई पेशेंट जो ब्लड की ज़रूरत है उसे, जिसके बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करेंगे, भरेंगे। डॉक्टर्स जिसके बॉडी के अंदर ब्लड भरते हैं उसे ब्लड रिसिपेंट बोला जाता है। पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड इज कॉल्ड रिसिपेंट। जो डोनेट करता है उसे ब्लड डोनर बोलते हैं, और जो ब्लड जिसके बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है पेशेंट के, उसको ब्लड रिसिपेंट बोलते हैं। तो ब्लड डोनर मतलब ब्लड को डोनेट करने वाला, और ब्लड रिसिपेंट मतलब जो जिसके बॉडी के अंदर ब्लड दिया जाता है वो। पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप O can donate the blood to the person having any other blood group, whereas person with AB blood group can receive the blood from the person
विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझ में आई। देखो, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो इसका ब्लड सब लोगों को मैच करता है। मतलब ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, चारों को दे सकता है। तो इसीलिए ओ को क्या बोला जाता है मालूम है? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है ना। ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ का ब्लड हर एक को चलेगा, ओ का ब्लड हर एक को चलता है, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ए बी है ना, ए बी, इसकी भी एक खासियत है। वो ए बी और ओ, ए से आने वाले ब्लड को भी ले सकता है, बी से आने वाले ब्लड को भी ले सकता है, ए बी से आने वाले को भी ले सकता है और ओ से आने भी ले सकता है। तो ए ने दिया तो भी लेगा, बी ने दिया तो भी लेगा, किसी ने भी ब्लड दिया तो ए बी को चलता है। तो ए बी को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट, है ना, कि वो हर एक का ब्लड उसको चाहिए, हर एक का ब्लड उसको मैच होता है। तो ए बी को हम बोलेंगे ब्लड रिसिपेंट, और जो ओ है वो हर एक को दे सकता है, इसलिए उसको डोनर बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ जो है ना, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और ए बी जो है ना, ए बी, ये जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये होता है यूनिवर्सल रिसिपेंट मतलब लेने वाला। तो ए बी हर एक का ब्लड ले सकता है और ओ हर एक को दे सकता है। तो जो हर एक को दे सकता है उसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और जो हर एक से ब्लड ले सकता है उसे यूनिवर्सल रिसिपेंट या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं या फिर रिसिपेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपेंट या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी होगी कि ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है और ए बी को यूनिवर्सल रिसिपेंट बोला जाता है। और क्यों? क्योंकि ओ हर एक को ब्लड दे सकता है और ए बी हर एक से ब्लड ले सकता है। ओके, ब्लड ग्रुप्स आर हेरिडेटरी एंड डिपेंड ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। देखो, ब्लड ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जो भी हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स आए हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी जीन्स आए हैं, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स आर हेरिडेटरी मतलब वो हेरिडेटरी है, मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा वो हमारे पेरेंट्स से डिसाइड होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर द ब्लड ग्रुप मैचिंग। और कभी भी हमेशा याद रखो, मैंने अभी आपको बताया कि ओ वाला ब्लड ग्रुप हर एक को दे सकता है और ए बी वाला हर एक से ले सकता है, लेकिन सारे हर एक से नहीं ले सकते। अगर देखो, अगर आपके पास आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको किसका ब्लड चाहिए? या तो ओ आपको दे सकता है या फिर ए दे सकता है आपको। आपका ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो फिर आपको कोई भी, किसी का भी आपको चलेगा, मतलब ओ का भी चलेगा, ए का भी चलेगा, ए बी का तो चलेगा ही चलेगा और बी का भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो आपको सिर्फ ओ का ही चलेगा, बाकी किसी से भी आप ब्लड नहीं ले सकते। इसीलिए किसी को भी ब्लड देने से पहले उसका ब्लड ग्रुप क्या है ये पहला पता लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि किसी को भी कोई भी ब्लड देके चाहे फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ब्लड देने के पहले कौन सा ब्लड ग्रुप है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर ब्लड ग्रुप इज मैचिंग। ब्लड ग्रुप को मैच करने के बाद ही ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते, नहीं तो पेशेंट जो है वो सीरियस होकर मर सकता है। कोई भी ब्लड उसके बॉडी के अंदर नहीं भेजना है, उसको जो सूट करेगा वही ब्लड उसके अंदर जाना चाहिए। और इसीलिए पहले ब्लड ग्रुप को क्या किया जाता है? ब्लड ग्रुप्स को मैच किया जाता है। क्या किया जाता है? मैच। ब्लड ग्रुप को मैच करके ही ब्लड दिया जाता है। इफ़ इट इज़ डन विदाउट मैचिंग इट मे प्रूव फैटल फॉर द पेशेंट। अगर आपने उसको बिना मैच किए ब्लड अगर डोनेट किया और उसके बॉडी के अंदर ब्लड को भरा तो वो उस पेशेंट के लिए खतरा हो सकता है।
Person who donates the blood may be recipient in future. Blood donation without any expectation is always life saving. हमेशा याद रखो कि कभी ना कभी किसी ना किसी को हर एक बार ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ब्लड डोनेट करना एक अच्छी बात है और किसी भी पैसे की या फिर किसी भी लालच में ना आते हुए ब्लड को डोनेट करना ज़रूरी होता है. ब्लड इज़ रिक्वायर्ड इन वेरियस सिचुएशंस लाइक एक्सीडेंट्स, ब्लीडिंग, पार्चुरेशन, सर्जिकल ऑपरेशंस एक्सेट्रा. ब्लड की ज़रूरत कभी भी हो सकती है. अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कभी ऑपरेशन है या फिर कोई एनीमिया या फिर थैलेसेमिया या फिर कैंसर ऐसी कोई बीमारी है तो उसको ब्लड भरना पड़ता है. तो हर केस में ब्लड की ज़रूरत होती है. तो ब्लड डोनेटेड बाय हेल्दी पर्सन इज़ यूज्ड टू सेव द लाइफ ऑफ नीडफुल पर्सन. आपने अगर ब्लड को डोनेट किया तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को उसका फ़ायदा होता है और एक अच्छी बात है. तो ब्लड को डोनेट करना एक अच्छी बात होती है. तो अगर आप हेल्दी हो और आपकी उम्र 18 ईयर से ज़्यादा है तो आप इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हो. हेंस ब्लड डोनेशन इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट डोनेशन. और इसीलिए ब्लड डोनेशन को सबसे बेस्ट डोनेशन बोला है क्योंकि उससे किसी इंसान की जान बच सकती है. ठीक है, ओके. अब हमें देखना है ब्लड प्रेशर. ठीक है, ब्लड प्रेशर कैसे, आपने देखा होगा अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है वो ब्लड को मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है. हमें मालूम है हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है. तो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा और हमारा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ऐसे घूमता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है बॉडी के अंदर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. तो ऐसा ब्लड हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, पैरों तक, ऊपर ब्रेन तक, तो ऊपर नीचे होता रहता है. तो उसके वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होगा क्योंकि वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स से फ्लो हो रहा है. तो आपको तो मालूम है कि वेन्स, आर्टरीज, ये सारे हमारे पाइपलाइंस है ब्लड के, है ना. इसको हमने पहले डिस्कस किया था. तो ब्लड इज़ कंटिन्यूसली केप्ट फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. हमारा हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है और इसलिए हमारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में हमेशा घूमता रहता है, फ्लो होता रहता है. ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, pressure is exerted on the wall of the arteries and it is called blood pressure. जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारा हार्ट जो है जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब प्रेशर बनता है हमारे वॉल के ऊपर. किसके वॉल के ऊपर? आर्टरीज के वॉल के ऊपर. ठीक है, तो आर्टरीज के वॉल के ऊपर जो प्रेशर बनता है उसे ब्लड प्रेशर बोला जाता है. हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो हमारे आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर प्रेशर बनता है ब्लड का और उसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर. प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज़ नेसेसरी टू सप्लाई ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर सब जगह पे ब्लड इजीली पहुंचना चाहिए, अच्छे से पहुंचना चाहिए, इसलिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना ज़रूरी होता है. प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर and that one recorded during relaxation is called diastolic pressure. देखो, ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं. ठीक है, ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं. तो कौन कौन से दो टाइप के ब्लड प्रेशर्स हैं? एक है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर. तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कौन सा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तब जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर मेजर किया जाता है. और जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन करता है तब जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है. तो हमारा किसी भी हेल्दी पर्सन का जो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 से 139 तक होता है और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से 89 तक होता है. ठीक है, 80 से 89 तक. तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 139 के बीच में होना चाहिए और हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से 89 के बीच में होना चाहिए. इन दोनों के बीच में रेंज में होगा तो उसे प्रेशर को नॉर्मल बोला जाता है. ठीक है, नॉर्मल या फिर हेल्दी बोला जाता है. ओके, इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइगोमैमोमीटर. तो यहाँ पे मैनोमीटर जो होता है, मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए और ये एक स्पेशल टाइप का मैनोमीटर है. ठीक है, ये जो मैनोमीटर है वो कौन सा है? स्पैग्मोमैमोमीटर.
स्पैग्मोमेमोमीटर, ठीक है। तो हार्ट का प्रेशर या फिर हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो डिवाइस है वो कौन सा होता है, और आपने देखा भी होगा, अपने क्लिनिक में जाओगे तो आपको डॉक्टर के पास ये मिलता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, स्पैग्मोमेमोमीटर, ठीक है, ओके। अब देखो हाइपरटेंशन मतलब क्या, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मतलब क्या, ज़्यादा। अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया ब्लड का तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन, ठीक है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर कम है, जितना चाहिए उससे कम है, और हाइपरटेंशन का मतलब होता है, हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा है ब्लड प्रेशर। तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी काम का नहीं, और कम है वो भी काम का नहीं, तो नॉर्मल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 139 के बीच में होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से 89 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो तभी हम उसे नॉर्मल बोलते हैं। अगर 120 से ज़्यादा, 139 से ज़्यादा हुआ तो वो नॉर्मल नहीं है, और 120 से कम हुआ तो भी वो नॉर्मल नहीं है। तो हाइपरटेंशन मतलब क्या, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर दैन द नॉर्मल इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल से ज़्यादा अगर प्रेशर है ब्लड का तो उसे हाइपरटेंशन बोले जाते हैं। तो ये कब होता है, आर्टरीज ऑफ पर्सन विथ हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप्स। जो ज़रूरी नहीं वो टेंशन अगर उस आर्टरी में जमा हो रहा है, और हार्ट नीड्स टू परफॉर्म मोर फंक्शन दैन द नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। और आर्टरीज के अंदर अगर कोई रुकावट है, आपने देखा होगा, अगर पाइपलाइन से समझो पानी बह रहा है, पाइपलाइन से पानी बहता है, और बीच में समझो यहाँ पे कचरा जमा है, ठीक है। तो पानी जो है वो ज़्यादा प्रेशर देगा, और अगर पानी को आगे जाने का जगह नहीं मिला तो पाइपलाइन यहाँ पे बीच में फट जाती है, या फिर जहाँ पे हमने पाइप लगाई है वो पाइप का वहाँ पे जो हमारा लीकेज होना स्टार्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर ज़रूरी से ज़्यादा प्रेशर अगर हार्ट के ऊपर आ गया तो हार्ट अटैक या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा प्रेशर अगर आएगा तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स आर हाई इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, दोनों प्रेशर हाई होते हैं, मतलब सिस्टोलिक भी हाई रहेगा, मतलब 139 से ज़्यादा, क्योंकि 120 से और 139 के बीच में अगर होगा तो नॉर्मल है ना, लेकिन 139 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो हाइपरटेंशन में जाएगा। और 80 और 89 के बीच में है तो अच्छा है, लेकिन 89 से अगर ज़्यादा है तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक दोनों अगर ज़्यादा है तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल रेंज लिख के दी है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप खुद देख सकते हो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 90 से 119 mm, और यहाँ पे 60 to 80 79 के बीच में। प्राइमरी हाइपरटेंशन कैसे होता है, 120 से 139 के बीच में और 80 से 89 के बीच में। हाइपरटेंशन का स्टेज 1 कहाँ पे है, 140 से 159 के बीच में, 90 से 99 mm के बीच में। हाइपरटेंशन स्टेज 2 जो है वो 160 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर हो गया और डायस्टोलिक में 100 से ज़्यादा हुआ तो। ओके, अब ये तो हमने देखा रेंज कौन कौन सी है। तो हमें क्या लगता है, हमें हमारा जो रेंज होगा वो ये होना चाहिए, हमारा रेंज ये होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा इतना होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर इतना होना चाहिए। अब देखो ये ब्लड ग्रुप हमने जो देखा ना ABO, ये ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए, यहाँ पे दिया है कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में ये ब्लड ग्रुप्स को फाइंड आउट किया, और 1930 में उसे साइंस में सबसे बड़ा जो प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़, वो उसे मिला था उसके डिस्कवरी के लिए। और उसके बाद AB ब्लड ग्रुप जो है वो डी कैस्टेलो ने फाइंड किया, डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली इन 1902। तो 1900 में A, B और O ये 3 ब्लड ग्रुप्स फाइंड किए गए, और उसके बाद 1902 में AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया। तो इन तीनों को डिस्कवर करने वाला कार्ल लैंडस्टेनर है, और AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाला डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली है। ओके, अब देखो हेमेटोलॉजी मतलब क्या। हेमेटोलॉजी मतलब एक मेडिकल साइंस का ब्रांच, डॉक्टर्स जो पढ़ते हैं उसकी एक सब्जेक्ट, जिसमें ब्लड की स्टडी की जाती है और होम्योपोएटिक ऑर्गन्स, हेमेटोपोएटिक ऑर्गन्स और ब्लड डिजीजेस को पढ़ा जाता है,
हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स मतलब क्या? हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स मतलब ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन्स और ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस और ब्लड, इन सबको स्टडी करने वाली जो ब्रांच है मेडिकल साइंस की, उसे हेमेटोलॉजी बोला जाता है। तो हेमेटोलॉजी क्या है? हेमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हेमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या पढ़ते हैं? ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन्स और उसके रिलेटेड डिजीजेस, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड डिजीजेस को पढ़ने वाली जो सब्जेक्ट होता है उसे हेमेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। रिसर्च ऑफ डायग्नोसिस एंड रीमेडीज ऑफ ब्लड डिसीजेस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन दिस ब्रांच। इस ब्रांच के अंदर, हेमेटोलॉजी के अंदर रिसर्च भी किया जाता है कि जो भी हार्ट से जो भी ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस हैं उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि वो डिजीजेस क्यों होते हैं और उसको क्योर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसको रिकवर होने के लिए पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों का रिसर्च भी हेमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो है इसके अंदर ये ब्लड ग्रुप्स और ब्लड प्रेशर क्या होता है और हेमेटोलॉजी क्या होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख ली। और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। आपका होमवर्क अभी यहाँ पे मैं देता हूँ, आपको एक्सरसाइज, इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है। कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर्स यहाँ पे कवर हो चुका है, ये चैप्टर कवर हो चुका है। मैथ्स का भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है, दोनों वीडियोस आपको अच्छे से देखने हैं, क्लास वर्क भी करना है और होमवर्क भी करना है। आपने जो भी मैं होमवर्क देता हूँ अच्छे से आप पूरा का पूरा करते नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दी है। कल भी मैंने 5-5 टाइम जो लिखने को बोला था उसमें आपने पूरा नहीं लिखा है और कहाँ कहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलती भी हुई है आपकी। तो सिर्फ होमवर्क पूरा करके देना है इसलिए नहीं करना है, ध्यान दे के उसको करना है, ठीक है। गलतियाँ नहीं होनी चाहिए उसमें।